जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सारे तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. थैंक यू। तार साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब पहुँच गए हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन बताता है कि शुरू से ही जब भी कोई वज़ीर-ए-आज़म आते हैं, तो वो पहला दौरा सऊदी अरब का करते हैं और क्योंकि रमज़ान है, उम्रा भी करेंगे और सुना मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन तार साहब, सुनने में आया है कि अब सऊदीज़ और अमारातीज़ और बाकी ये कहते हैं कि हमने पैसे कोई नहीं देने, अब आप हमारे पास कोई प्रोजेक्ट लेके आएँगे, उस प्रोजेक्ट के पैसे देंगे। दूसरा तार साहब, वो राजनाथ सिंह साहब की स्टेटमेंट पाकिस्तान में बड़ी चल रही है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने भी स्टेटमेंट दी है और पाकिस्तान का यहाँ पे बात हो रही है। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ये इलेक्शन से पहले बढ़के मार रहे हैं। और तार साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको 100% सैलरीज दे दी हैं, बोनस दे दी हैं। तार साहब, एक गरीब मुल्क जो पैसे मांग तांग के गुजारा कर रहा हो, ये बाबुओं को ही नवाजा जा रहा था पाकिस्तान के अंदर। चीमा साहब, कौन सा अपनी जेब से पैसे देने हैं, क्या फर्क पड़ता है मेरे मसले? ठीक है, 4 दिन बंदे लोग खुश हो जाएंगे, वापस आके हो सकता है कम कम कर दें उनको, या इस तरह, क्या पता। लेकिन चीमा साहब, इसमें देखा जाए इस वक्त सबसे पहले तो यही है बात आपकी, ये ट्रेडिशन है, हमारे आर्मी चीफ भी जो बनते हैं सबसे पहले सऊदी अरेबिया जाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो भी वहीं जाते हैं। उसकी वजूहात भी यही है, एक तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो वहां लेबर है वहां। दूसरा, पैसे ना मिले कैश तो उनको कह देते हैं चलें जी कुतेल दे दें, ये माजी में इस तरह ही रहा है सिलसिला। फिर उसके बाद ये कि आपको पता है पाकिस्तान पाकिस्तान आर्मी का स्पेशल रिलेशनशिप है उनके साथ, उनके सिक्योरिटी एग्रीमेंट से के एस ए के साथ, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। लेकिन उसमें चीमा साहब, अब दौर चेंज होता जा रहा है। आपने देखा है जिस तरीके से इस वक्त सऊदी अरेबिया इस वक्त आपसे ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप उनके भारत के साथ है, क्योंकि वो भारत को उभरता एक रीजनल पावर देख रहे हैं उसको, उनके डायस्पोरा की, उनके टेक्नोक्रेसी की, वो और उनकी एजुकेशनल स्किल, और खासकर जो डिजिटल आगे रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें समझते हैं कि भारत बहुत आगे है। तो वो पूरा सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुका है, और भारत ने भी बड़ा सेफ प्ले कार्ड खेले हैं उन्होंने। उन्होंने कश्मीर का सारा ठेका अमार ग्रुप को दे दिया, यूएई को, जो आप जिनसे पैसे मांग मांग कर चल रहे हैं ना। अब वो कश्मीर, उन्होंने बड़े सेफ कार्ड खेले उन्होंने, आपका जो देखा जाए। और दूसरा, आपको याद होगा शायद कि वो जो पैसे आपके रिजर्व बैंक में रखे, वो कई दफा आपको धमकी भी दे चुका सऊदी अरेबिया के, हमने पैसे वापस ले लेने। तो आपके रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया के साथ वन वे रिलेशनशिप है, टू वे रिलेशनशिप नहीं है आपके उनके साथ। आप पैसे मांगने जाते हैं, जिस तरह जो वजीर आजम गए हैं, वो आपको पता है, इन्हीं की स्टेटमेंट थी कि मेरा फोन भी कोई नहीं उठाता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मुझे ये पैसे मांग रहे हो। ऐसे हाँ, ये भी ये खबर सुनी है कि इनके साथ कैबिनेट सारी गई है। ये भी सुना है कि कैबिनेट के लोग भी गए हैं। जाना चाहिए कि सरकारी जहाज जो है, क्या फर्क पड़ा, खड़े हैं, क्या तेल पानी चेंज कराओ, जाओ, इतना तेल है आपके पास, इतना पैसा है, क्या फर्क पड़ा, $8 बिलियन आ रहा है आईएमएफ से, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो हो सकता है लंदन चले जाए वापसी पे, जिस तरह डार साहब एक दफा ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, फिर लंदन आ जाते हैं, लंदन से फिर उधर चले जाते, जापान जाए रास्ते से लंदन रोक के बच्चों को मिल लेते हैं, दोस्तों से मिल लेते हैं। प्रॉपर्टी भी तो देखनी होती है ना, वो किराए आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो क्या पता पीएम साहब वहां से आपको शायद, जो मेरी इंफॉर्मेशन ये थी कि 27वें रोजे के ऊपर सारी फैमिली, शरीफ फैमिली जाएगी वहां सरकारी खर्चे पर, 27वें रोजा वहां शॉपिंग वापिंग करेंगे, घूमे फिरेंगे, और वहां से बड़े मियाँ साहब लंदन चले जाएंगे, जो उनका अपना जो सिलसिला। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस आपके चल रहे हैं इंतहाई अजीब किस्म के हैं। वो जो मैंडेट वाले मुर्शिद हैं, उनकी पार्टी के अंदर भी इस वक्त इंतशार है। कल कल उनके एक अफरीदी साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है, क्योंकि वो भी डिवाइडेड हो चुके हैं। कई लोग जो पैराशूट के जरिए आए हैं 3-3, 4-4 महीने पहले, वो पीटीआई में, आज वो एमएनए हैं। लतीफ खोसा साहब को आप देख लें, और कई इस तरह के हैं वकील जो जिनको कोई जानता ही कोई नहीं था, अपने मोहल्ले कचहरी च कोई नहीं सी बंदा जानता। नाउ दे आर ह्यूज लीडर्स। तो अफरीदी साहब ने बड़ा गुस्से का इजहार किया है। फिर गौर साहब के साथ मरवत साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहां पे बड़ी चीजें हैं। और दूसरा, मुर्शद साहब ने जो कल फिर दोबारा आर्मी चीफ के ऊपर अटैक किया है, फिर दोबारा मुंह सर बन रहा है 9 मई जैसे किसी वाक्य का, क्योंकि पहले मुर्शद ने 5 जलसों की इन्वेस्टमेंट की थी 9 मई के ऊपर। 5 जलसों के अंदर एक तो एंटी अमेरिका साइफर लहराते रहे थे, फिर मीर जाफर, मीर सादिक,
फिर वो करते रहे, फिर आज भी उन्होंने 9 मई को अपने आप को उन्होंने शेख मुजीब से मिला लिया। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ शेख मुजीब जैसा सलूक किया जा रहा है। लंदन प्लान, मुझे एक एक चीज का पता है। इन्होंने जिस जिस बंदे से जाके घड़ी की कीमतें लगवाते रहे हैं लंदन दुबई के अंदर, मुझे सारा पता है। आज उन्होंने बड़ा भरपूर तरीके से अटैक किया मुर्शद ने, और इसमें मुर्शद का कोई कसूर नहीं, कसूर आर्मी चीफ का है। इसमें मैं बिल्कुल ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्मी चीफ साहब पता नहीं क्या बात है, यहाँ सीरियस नहीं है या फिर उनको कंट्रोल नहीं है या क्या है, लेकिन दिस इज नॉट हाउ यू रन द कंट्री और ऑफिसेस। जब आपका दूसरी तरफ से अपोनेंट आपको बार बार आपका नाम लेकर चैलेंज करे, दिस इज, मैं कहता तो एटलीस्ट जेल को जेल बनाए प्लीज, अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो उनको घर भेज दें बनी खाला, उनको वो बनी खाला जैसा उनके पास सारे सहूलियात मौजूद हैं। डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, डेली दरबार होता है वकीलों का, लतीफे मरसिए और घर के पके खाने देसी घी के। तो ये बनी गाला इनको भेज दें, आप सरेंडर कर दें, आप क्या फर्क पड़ता है। वो जो कह रहे हैं कि यू आर बिहेविंग लाइक ईस्ट पाकिस्तान, तो ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था वहां, या तो फिर सरेंडर कर दें आप। कहीं ये चाबियां पे, मैं कई दफा कहता था कि पहले भी मैं कहता था वो चाबियां सट्टो कर जाओ यार, इन्हों कर लैण दो, ये लै आउण काले बकरे ते जिन लै आउण ते चला लेने। चीमा साहब इस तरह होता। अच्छा, उसमें जो तशवीशनाक चीजें आ रही हैं, ये तो पाकिस्तान के हालात तो चीमा साहब, मैं जिस तरह हमेशा आपको कहता हूं कि हम जख्मी लोग जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम ज्यादा जख्मी हैं, क्योंकि हमें यहां बैठ के दूसरे मुमालिक बिल्कुल क्लियर नजर आते हैं कि आपका रिवर्स गेयर, आपको तो पता नहीं चल रहा ना कि पाकिस्तान के अंदर रिवर्स गेयर क्या है। और दूसरा, आप इम्यून हो चुके हैं थप्पड़ों के साथ, मार मार के उन्होंने आपको इम्यून कर दिया है। आप कहते यार उन्हें तो की कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैं इसका बताना चाहूंगा, पाकिस्तान एक दफा मैं गया जब दहशतगर्दी हो रही थी, हर चौक के अंदर बम फट रहे थे, लेकिन लोग खुश थे, किसी को परवाह नहीं थी। अब आपके साथ मेरा मतलब ये हो रहा है कि इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से करप्शन है, पूरा सिस्टम हैज क्रैश्ड। मोरालिटी नाम की चीज नहीं है, आपको नहीं पता चलता। आप छोटी सी, मैं अब आगे चल के, बल्कि जिस तरह हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो सऊदी अरेबिया चले गए हैं ब्यूरोक्रेसी को खुश करके। तो मैं बताऊंगा, कल से मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूं, मैं मिले नामिक्स जो अर्जेंटीना के प्राइम मिनिस्टर हैं, मिले हावियर मिले, मैं उनका आप कंपैरिजन बताऊंगा कि अब साउथ अमेरिका की कंट्रीज भी अब आपसे आगे जा रहे हैं। मैं आपके जो बाबू है, खासकर ये जो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के ये जो जूनियर हमारे ब्रिटिश एजेंट हैं, मैं उनको बल्कि खिताब करके कहूंगा कि उनको मिल इकोनॉमिक्स की कोई अगर कोशिश करें, पढ़ लें कि वो अर्जेंटीना को क्राइसिस से किस तरह निकाल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सियासतदानों के पे ग्रेड से ज्यादा चीजें हैं। बल्कि इस वक्त आपकी, मैंने पीटीआई का बताया कि उन्होंने फरमाया किसी के बाप की पार्टी नहीं है। अब मैं जरा आपके नून लीग का भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा, वहां पे उनके अपने क्राइसिस अपनी जगह पे मौजूद है। आपकी मरियम नवाज साहबा ने धाती डोर पे उन्होंने डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा जी सारी धाती डोर जो आ रही है, जिससे पतंगबाजी होती है, सारी सूबा सरहद से आ रही है, तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। उन्होंने उसको पंजाब पठान साइड पे कर दिया सूबा सरहद को। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि शुक्र है कि अभी मोहसिन नकवी साहब सिर्फ वजीरे दाखिला बने हैं, अगर वो वजीर आजम बनना चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते थे। उनके अंदर भी क्राइसिस चल रहे हैं। और देखें कि मुर्शद साहब भी आर्मी चीफ को ललकार रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता चीजें एक्सपोज करें कि वी आर नॉट इन पावर, समबडी एल्स इज रनिंग द कंट्री। और उसके बाद ये इंटरनल आपके इश्यूज चल रहे हैं। एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल, कल हमारे राजनाथ साहब ने चैलेंज कर दिया आपको। उन्होंने कहा जी कि लुबे लुबावी है कि वो कहते हैं कि हमारा जब दिल चाहेगा हम घुस के मारेंगे। ये सारा चीज शुरू हुई है गार्डियन के आर्टिकल से। उसको काउंटर किया ख्वाजा आसिफ साहब ने। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन के शौक में कोई ऐसी चीज ना कर लें जिसको बाद में नुकसान हो या शर्मिंदगी हो। जो मेरा इस पे, जो मैं इसको एनालिसिस इस तरह करना चाहूंगा कि वाकई ही ख्वाजा साहब की एक बात तो ठीक है कि इलेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है, इलेक्शन में जज्बाती चीजें हो जाती हैं, लेकिन घुस के मारेंगे, नुकसान आपका अपना होगा। इसका पाकिस्तान का क्या नुकसान होना है? क्या नुकसान होगा पाकिस्तान का? कोई चीज है जो इसलिए पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा किसी चीज का? आप इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, 8.4% आपकी ग्रोथ है। और उसके बाद मैं आपको क्राइसिस बता देता हूं। आपके क्राइसिस इस वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी के क्राइसिस क्या है।
इंडोनेशिया का प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीता है, ओथ लेने से पहले ही चाइना जा चुका है। उसके बाद मालदीव पहले ही चाइना के पास जा चुका है। श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर वो बीजिंग में बैठा है। नेपाल का प्राइम मिनिस्टर वहां बैठा है। भूटान में वो पैसे लगा रहे हैं। क्राइसिस तो अगर देखा जाए तो अगर आप ये कहें कि वी हैव अ मसल्स एंड वी कैन फ्लेक्स इट एनी टाइम। और तीसरा एक और सबसे बड़ी बात ये है, आपके वेस्टर्न एलाइज अमेरिका वो भी शरारतों में मसरूफ है। एरिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस भूल गए आप, जो एएनआई का इंटरव्यू वो भूल गए जिसने रेड लाइन ड्रा कर दी। और गार्डियन जो है वो पाकिस्तान का चैनल, पाकिस्तान का न्यूज़पेपर नहीं है, चाहे जिस तरह भी लिखा है उसने, उन्होंने चीजें कई एक्सपोज की हैं। चीमा साहब, उसके बाद आपके सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस ने जो काजी साहब ने, साइरस सजाद काजी साहब ने जो कल उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने भी अपनी चार्जशीट निकाली है। तो ये सारी चीजें चीमा साहब, जिस तरह मैं पाकिस्तान के हवाले से कहता हूं कि पड़ोसियों सबके साथ रिलेशनशिप खराब है, इट मींस समथिंग रॉन्ग विद यू, नॉट विद एवरीबडी। वही टोकन फिर दूसरी साइड पे भी अगर देखा जाए तो हो सकता है फिर कि बांग्लादेश भी आपको कहता है जी बाइकाट करो प्रोजेक्ट्स का। तो ये सारी चीजें हर जगह कुछ ना कुछ आपके खिलाफ जा रहा है। इन सर्कमस्टांसेस में आपने पाकिस्तान को जो दिया है, इसमें नुकसान आपका होगा। उसकी वजह क्या है? देखें, इस वक्त आप देखा जाए तो आपके पास एप्पल फोन आ रहा है, आपके पास टेस्ला आ रही है, आपके पास आप अपने जहाज पता नहीं क्या क्या बनाने के चक्कर में है। इंडिगो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है जो इस वक्त जहाज खरीद रही है। इन सर्कमस्टांसेस में राजनाथ साहब की बात ली जाए, एक मिसाल है, तो फिर तरक्की किस तरह पास? ये सारे भाग जाएंगे यहां से। मेरा पर्सनल एज ए बहसीत पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, जहां पे झगड़ा होता है, जहां पे बम फट रहे हो, जहां घुस के मारने की बातें हो रही, वहां से पैसा भाग जाता है, इन्वेस्टर भाग जाते हैं, पैसा वहां नहीं जाता। और मैं खास कर एक चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको नहीं करना चाहिए, करना तो इनकी मर्जी है इनकी। मैं तो नहीं कह रहा ना कि ठीक है, अगर पाकिस्तान इफ दे थिंक दिस इज अ सॉल्यूशन, दे शुड डू इट, दे कैन अडॉप्ट दिस ऑप्शन। लेकिन उसमें मैं चीज ये बताना चाहूंगा, इनका सबसे बड़ा अपोनेंट चाइना, उसने पिछले 30 साल की तरक्की की सिर्फ इस वजह से। सीक्रेट क्या था? कि वो किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एंगेज नहीं हुए। अगर आपने इस तरह कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एंगेज होना है, फिर 8.4% को भूल जाए, फिर इलान मस्क जो है वो नहीं आएगा वहां से एप्पल भी चला जाएगा। और इस वक्त में सबसे बड़ी बात जो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े बड़े सीईओज ने सीखी थी कि अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालने। चाइना में जब कोविड आया था तो मसला बन गया था। पहले ही डिफिकल्टी है, दुनिया वियतनाम जा रही है, आपके और वियतनाम के कंपैरिजन के अंदर कई चीजें हैं। पहले तो आप उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें, बजाय आप कहें कि पड़ोसियों को घुस के मारेंगे। पड़ोसियों को घुस के मारेंगे तो ठीक है, उनके पास तो है ही कुछ नहीं। उनके पास क्या है? उनके पास तो यही कुछ ही है। तो उनका तीसरी चीज को 7 लाख फौज है, वो जाहिर है उन्होंने घर जाके सो तो नहीं जाना ना, उन्होंने वो भी तो आगे से कुछ ना कुछ करेंगे। कैन यू अफोर्ड टू डू दैट? लेकिन ठीक है, उन्होंने कल ये स्टेटमेंट दी है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी स्टेटमेंट दे दी है, टिट फॉर टैट चल रहा है। वो इसमें जिस तरह मैं दिस इज हाउ आई वांट टू सी इंडिया राइजिंग द वे दे आर राइजिंग। आई वांट टू सी देम। आपको शायद याद होगा चीमा साहब, मैं मुसलसल कहता था, इस बात करता हूं कि भारत की तरक्की, मैं उस पर बड़ा खुश हूं कि पिछले अपने 600 साल के हॉलीकॉस्ट और अपने पिछली जितने फॉरेन इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का सबसे बड़ा जो ये बदला ले रहे हैं, अपनी तरक्की से ले रहे हैं। मेरी नजर में तरक्की भी एक बहुत बड़ा इंतकाम होता है, बहुत बड़ा इंतकाम होता है। हाँ, अगर फिर आप ये कहें कि आप इधर भी घुस के मार लेंगे, आप उधर भी घुस के मार लेंगे, फिर आप मारेंगे ही, आप तरक्की नहीं करेंगे। फिर आप तरक्की नहीं करेंगे। इस पे गौर करें। उसकी वजह यह है कि मैं आई एम द फर्स्ट पर्सन हु ऑलवेज से कि ट्रेड की बात की जाए, तरक्की की बात की जाए, तालीम की बात की जाए, झगड़े की बात ना की जाए। झगड़े की बात से तरक्की भी रुक जाती है, लोग फिर पैसा भाग जाता है, अमन सुकून भाग जाता है। फिर वो चीजें जो इस वक्त एक सिलसिला शुरू हो चुका है कि आपके टेक्नोक्रेट जो इंडियन वापस आ रहे हैं, वो वापस नहीं जाएंगे। फिर यहां से मजीद लोग बाहर जाएंगे, लोग पैसे वाले बल्कि यहां से भी भागेंगे बाहर। तो ये कल एक बड़ा एक अजीब सा हुआ है सारा। इसको मैं खैर इलेक्शन में ही नहीं कर सकता, क्योंकि राजनाथ साहब इज अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, कई एडवाइजर होंगे उनके, अल्टीमेटली इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कोई तकवीयत होगी। लेकिन
चीमा साहब, गार्डियन का थोड़ा सा वो मैं डिस्कस आपसे ये करना चाहता हूँ, गार्डियन को और साइरस सजाद काजी साहब की ने जो चीजें दी हैं उनमें उसके पीछे रेफरेंस मौजूद है। उनके पीछे जिस तरह उन्होंने कल काजी साहब ने जिस तरह नाम लेके बताया शाहिद लतीफ साहब का, योगेश कुमार का, कि किस तरीके से मोहम्मद उमैर को हायर किया गया, किस तरीके से एक और उन्होंने अशोक कुमार आनंद का नाम लिया, इन्होंने हायर किया, इन्होंने दाइश के अकाउंट बनाए। फिर एक खातून जिन्होंने सिख को मारा, एक सिख को मारा गया लाहौर में, किस तरीके से एक खातून ने जर्नलिस्ट बन के उनसे राब्ता किया, उनको एक्सपोज किया। फिर किस तरीके से एक जो पकड़ा गया था केरला का लड़का इन अफगानिस्तान वर्किंग फॉर आइसिस, और तालिबान ने वो जो किस तरीके से उसको इंडिया के हवाले किया, और इंडिया ने फिर किस तरीके से उसको डबल एजेंट बनाया, और किस तरीके से उसने एक तालिबान को हायर किया जिसने आके वो सिख को मारा। तो ये सारी चीजें मजाक में नहीं सारे कर रहे लोग, अल्टीमेटली इसके साथ प्रूफ मौजूद हैं। फिर उन्होंने खासकर एक और बात यहां मैं कहना चाहूंगा कि किसी इनकी एजेंसियों के बंदों ने कन्फेशन भी की है, उन्होंने एडमिट भी किया है, गार्डियन ने कोट किया है कि हाउ यू कम अप विद दिस कंक्लूजन टू बिहेव लाइक दिस। और उसमें उन्होंने कहा है कि हमने वी आर इम्प्रेस्ड बाय मुसाद, कि किस तरीके से मुसाद जाके दूसरे कंट्रीज के अंदर जाके इस तरह करती है। तो पहले हम डिफेंसिव थे, तो वी चेंज आवर माइंड टू बिकम ऑफेंसिव इंस्टेड ऑफ डिफेंसिव। तो ये मुसाद से हम इम्प्रेस हुए थे। और उन्होंने ये कई लोग जो इनकी एजेंसी, भारतीय एजेंसियों ने एडमिट किया है। और बल्कि यहां तक ये भी बताना चाहूंगा चीमा साहब, वो गुप्ता साहब के हवाले से भी कन्फेशन आ चुका है कि ही वाज एन एजेंट। जो गुप्ता साहब जो इधर पन्नू साहब को के मर्डर में जिनको होल्ड किया गया है, ही हैज मेड द कन्फेशन, और उसमें भारतीय गवर्नमेंट ने भी उसका कन्फेशन किया कि ही वाज अ रोग एजेंट, मैटर ऑफ फैक्ट। और इसमें कई गलतियां हुई हैं उनके साथ भी टू एक्सपोज देमसेल्फ, लेकिन मुसलसल डिस्कस किया जा रहा है। आज भी बड़े आर्टिकल छपे हैं फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में, मोदी साहब के हवाले से, डॉक्टर जयशंकर के साहब के हवाले से, और मुसलसल डॉक्टर जयशंकर साहब मोदी साहब की 10 साल की परफॉर्मेंस को बताते हैं। मैं खुद बड़ा वेरी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस ऑफ 10 ईयर्स। लेकिन ये इस वक्त जो चीजें कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इन पे जरा इनको एहतियात की जरूरत है, वरना यहां से अगर इसी तरीके पे पुश करेंगे तो थिंग्स विल गो डाउन इकोनॉमी के हवाले से। वरना तो फिर वो पॉलिटिकल तो उनका अपोनेंट ही कोई नहीं है वहां पे। कल कांग्रेस ने अपना नए पत्र निकाला है जिसको मैंने बड़े तफसील से पढ़ा है, जो मुझे चीजें उसमें अटेम्प्ट की हैं जो मेरे लिए थी, कि उसमें सेम सेक्स मैरिज की बात उन्होंने की है। कांग्रेस को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है एज ए डेमोक्रेट पार्टी। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उन्होंने चाइना, नेपाल, भूटान और मालदीव का नाम लिया है। फौजी अपने बॉर्डर मिलिट्री चीजों को चेंज करेंगे। पाकिस्तान का नाम उन्होंने लिया। अग्निपथ स्कीम को वो खत्म करेंगे, 3 मिलियन नौकरियां डालेंगे। और उसके बाद दिहाड़ी इस वक्त जो मजदूर की बहुत कम है उसको 400 रुपए पे करेंगे। एमएसपी के बारे में उन्होंने बात की। फिर उन्होंने 1 लाख अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, 1 लाख तनख्वाह की उन्होंने बात की जो 25 साल के बच्चों के लिए। फिर उन्होंने कहा कि हम अपने कास्ट सिस्टम जो है वो 90 साल पुराना है, उसको सोशल प्लानिंग के लिए, सोशल प्रोग्राम्स के लिए नए पत्र के बारे में जो, तो अभी अब बीजेपी का अपना जो है मैनिफेस्टो वो भी आने वाला है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो था कल, और इस वक्त प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 30-35 सीटें लेंगी कांग्रेस। मैं तो हैरान हूं, वो पता नहीं किस तरह ले लेंगे। लेकिन अब मैं आगे आपको कंपैरिजन करना चाहता हूं कि इस दौर के अंदर भी जो आपके ये फॉरेन एजुकेटेड जितने सेक्रेटरीज हैं उनको खिताब करके मैं बताना चाहता हूं कि खुदारा 2 लोगों को प्लीज स्टडी करें। एक तो हावियर मिले और दूसरा जो लोग है नैब, अल सल्वाडोर के नए प्राइम मिनिस्टर यंग, जो कि पैलेस्टीनियन डिसेंडेंट है, नैब बैकले उनका नाम है। उन्होंने अल सल्वाडोर के अंदर क्रैकडाउन करके क्राइम को कंट्रोल कर लिया है, ड्रग्स को कंट्रोल कर लिया है विद डेडिकेशन। अब मैं मिलेनॉमिक्स के बारे में खास कर, वो तो एक ऐसी ट्रू स्टोरी है चीमा साहब। मैं चाहूंगा कि खुदारा ये कोई पाकिस्तानी सियासी तो खैर रखते नहीं सलाहियत, कोई जो भी साहिब इक्तदार हैं वो मिलेनॉमिक्स के बारे में उसको पढ़ें। उन्होंने डिलीवर क्या किया है? उन्होंने डिलीवर ये किया था चीमा साहब, उन्होंने इलेक्शन में अपना मैंडेट दिया था कि 3,41,000 मुलाजम है इस वक्त सरकारी वहां, और ज्यादातर सियासी भर्ती हैं जिस तरह आपके सियासी भर्ती हैं, और वो करते कुछ नहीं थे बिल्कुल भी।
तो उनमें से उन्होंने आते ही चीमा साहब पहले दिन उन्होंने मार्च में 9,000 लोगों को निकाला और कल उन्होंने 15,000 लोग और निकाल दिए। टारगेट कितना है? 70,000 लोग उन्होंने निकाल देने इसमें से। इस वक्त सख्त एहतजाज उनके खिलाफ हो रहा है। यूनियन जितनी यूनियंस हैं वो इस वक्त एहतजाज कर रही हैं, लेकिन ही इज डिटर्मिन्ड कि मैं फटे चौक रहना, मैं अर्जेंटीना बचाना है। अब उसमें जो मैं उसको खास कर उसको मजीद डिटेल में मैंने जब पढ़ने की कोशिश की तो वो उन्होंने, बल्कि वो अर्जेंटीना के कल्चर में उन्होंने इनका नाम रखा है नोके। नोके इनको कहते हैं, पास्ता होता है नोके जो 29th को खाया जाता है फॉर गुड लक। तो 29th जो पे डे होता है, तो उन्होंने कहा ये नोके मुलाजमीन है। नोके मुलाजमीन से मतलब ये है कि सिर्फ 29 को आते हैं, तनख्वाह लेके घर चले जाते, काम नहीं करते। वो उन्होंने किस तरह चेक किया? उन्होंने जब सर्वे किया गया है कि पूरी दुनिया के अंदर किन ममालिक के अंदर लार्जर गवर्नमेंट्स हैं, लार्जर गवर्नमेंट्स जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, उनमें स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। लेकिन ये कंट्रीज क्या करते हैं? अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को भी चेक करते हैं कि ये जो सरकारी लोग हैं इनकी परफॉर्मेंस का रेट क्या है, ये कितने, इनकी क्या परफॉर्मेंस है। उसमें अर्जेंटीना के जो लोग थे वो 41.9% उनकी परफॉर्मेंस थी। This is how he has told the nation that they are non-working people, they are no-K people, we have to get rid of them. 70,000 लोग निकालेंगे। आप ये जुर्रत कर सकते हैं? आप अगर कोई दिलेर आदमी होता, हालांकि सर्विंग एयर मार्शल ने पीआईए को चलाया, दिलेरी करता तो निकाल देता तो आपकी पीआईए ने सर्वाइव कर जाना था। नेशनलिस्ट मां का बच्चा पैदा होता है इस कंट्री के अंदर तो वो बचा लेता पीआईए को, वो रेलवे को बचा लेता, स्टील मिल को बचा लेता। अब आपने जो वाहिद, अब मैं इसके बाद ये भी चाहता हूं मेरे इकोनॉमिक्स तो आप खैर पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आपका इस वक्त प्लान क्या है। मैंने भी सर्वे किया है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक प्लान क्या है, सियासतदानों के इकोनॉमिक प्लान क्या है। मुसलसल मुर्शद पाक ने कहा था कि मैं बाहर से स्विट्जरलैंड की करप्शन के पैसे लाऊंगा, दूध की नहरें चल जाएंगी। उनका इकोनॉमिक्स प्लान ये था। वो नहीं चला तो फिर दूसरा प्लान उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा ओवरसीज लोग आएंगे, वो पैसा लेकर आएंगे। ये दूसरा प्लान था। तीसरा प्लान, आईएमएफ हमेशा आपके पास रहा है। करप्शन को रोकने के लिए आपके गंडापुर साहब ने कहा है कि पाकिस्तानी जहां भी जाएं अपने पास थैले में एक ईंट रखे लेकर, जो पैसा मांगता जाए उसके सर पे ईंट मारे। ये दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल द करप्शन। अंदाजा लगाया। पाकिस्तान का नया नाम मैंने रख दिया चट्ठस्तान। हर डिपार्टमेंट, हर चट्ठस्तान। चीमा साहब हर अदालत के अंदर चट्ठे बैठे हैं, हर डिपार्टमेंट को चट्ठे फिर रहे हैं लेकर, पता नहीं क्या। देखे ना, चट्ठस्तान ने 7 चट्ठस्तान थे, उन्होंने लेटर लिख दिया सुप्रीम कोर्ट। एक चट्ठा जो अगले दिन पेशावर हाई कोर्ट का, मैं अगले दिन हैरान हो गया, उसने सुप्रीम कोर्ट के जज को लेटर लिख दिया। उसकी देखें फुर्ती, देखें 51 केसेस की जमानतें 51 सेकंड में दी है उसने। तुम सलाहियत रखते हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की? चट्ठस्तान बन चुका है ये कंट्री। आपका कसूर किसका है? एक दो बंदों का ही मैं कसूर गिनूंगा, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। जो ताकतवर 3 बंदे दो हैं, मैं उन्हीं को ब्लेम करूंगा। थल्लेडा ने मैं की ब्लेम करना, किन ब्लेम करना सका? तो ये तो दूसरे तो फौरन कह देते ना, हमारे पास इख्तियार ही नहीं था। आज नई खबर है कि आज 9 मई को भी 9 मई के लोगों को छोड़ना शुरू कर दिया गया है। एक बंदे को पता है, मेरा उसका नाम अदरीस है, उसको तो घर भेज दिया गया है। 14-15 और भी तैयार हैं। लेकिन ये कि जिस स्पीड से आपका पाकिस्तान चल रहा है, मुझे चलता नहीं नजर, रेंग रहा है, रिंगता ज्यादा अरसा नजर नहीं आ रहा है चीमा साहब, अफसोस के साथ में। तार साहब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, उस पर आपने जिक्र ही नहीं किया। तार साहब, आपके जो वजीरे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, उन्होंने हमारे डार साहब को फोन किया टेलीफोन से, गल्ला दे रही हैं। और मुझे कल किसी ने भेजा, मैं क्या शुक्र है साड़ी इज्जत रह गई है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी फोन आ गया। पहला उन्होंने साड़ी बिस्ती बुस्ती पहले उन्होंने कांग्रेस में बिस्ती की है हमारी, बाद में उन्होंने कहा इन्होंने फोन शोन भी कर लो, इन्होंने लेटर भी आया था साहब, लेटर भी आया, फोन भी आया। लेटर तो चैट जीपीटी ने लिखा, वो किसी ने नहीं लिखा। वो दूसरे जो बुजुर्ग हैं हमारे सदर जो हैं, वो तो सोए रहते हैं दवाइयां लेकर। अब मैंने पढ़ा है, मुझे अगर 1 मिनट इजाजत दें। वो कहते हैं जान की अमान पाऊं तो मैं अर्ज करूं कि फोन पे बातें क्या हुई, जरा मैं इसका एनालिसिस करना चाहूंगा। आप ग्लैड की उसमें जो बयान आया है डान के ऊपर, जो मीडिया प्रेस, उसमें कहा तिजारत, सरमायाकारी, बामी दिलचस्पी, दो तरफा तावन, इलाकाई अहमियत, दोनों ममालिक के अवाम की शराकत दारी, अवाम की सलामती, नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया।
बड़ा अब बड़ा इसमें चीमा एजेंडा है। साहब ये तिजारत पाकिस्तान क्या कर सकता है किसी के साथ? ना कोई डॉलर लैंड नु तो ना देन नु डॉलर। सरमायाकारी किस चीज से आप करेंगे? बामी दिलचस्पी किस चीज में है? मुझे ये पता है। बामी दिलचस्पी का होता है दोनों रेसिप्रोकल इंटरेस्ट। डॉक्टर साहब हमारी 22% एक्सपोर्ट अमेरिका को है, अंडर एस्टिमेट नहीं ਮੈਨੂੰ करना। ਤਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਡਾਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, 에ਅਰ ਹੋਸਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। अच्छा इलाकाई अहमियत, अच्छा अवाम की शराकत दारी किस चीज में अवाम की? यहाँ अमेरिकन अवाम की पाकिस्तान की अवाम के साथ शराकत दारी क्या हो सकती है, किस चीज में? और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। ये कौम को ये बताया गया, ये आपके फॉरेन ऑफिस ने ये रिलीज किया है, ये कि ये बात हुई। मैं हैरान हूं। चीमा साहब, दो चीजें हैं, मैंने आपको एक बात बताई थी। दो चीजें जूं जूं बढ़ेंगी आपको, आपके पास डॉलरों की बारिशें शुरू हो जाएंगी। वो दो चीजें क्या है? चाइना का उस रीजन के अंदर मसल फ्लेक्स करना, आपको काले आनी शुरू हो जाएंगी। ताइवान के हालात खराब होते, आपको काले आनी शुरू हो जाएंगी। आप असला जो भेज रहे हैं यूक्रेन में, जो पुराने वो टैंक है रशियन उनके मॉडल के, वो अगर आप वो बम भेजते रहे आप वाह कैंट से बना के, आपको काले आते रहेंगे। यही सिर्फ इंटरेस्ट है और कोई इंटरेस्ट नहीं। और दूसरा ये है, दूसरा इंटरेस्ट ये हो सकता है कि साढ़े परले भरा जो तालिबान ने वो थोड़े मसल फ्लैक्स कर रहे हैं, वो भी अपने सारे दूसरे जितने उनके नेबर कंट्रीज हैं वो सब में पोकिंग कर रहे हैं। जितना वो करते जाएंगे गोरे डरते जाएंगे। ईरान मसल फ्लैक्स करेगा, आपको कालें आती जाएंगी। उसकी वजह ये है ना कि, और इसकी कोई वजह नहीं है। आप समझे कि आपकी कोई बहादुरी है, ना ना, आपको कुछ कर रहे हैं, आप कुछ देने की सलाहियत रखते हैं, नहीं। आप तो कहते हैं कि आप हमारे घर आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप क्या दोगे। इस पॉलिसी, इस फॉरेन पॉलिसी पे तो फिर क्या होता है? फिर मैंने बताया, चाइना मसल फ्लैक्स करेगा, आपके रिलेशन। इंडिया जिस तरीके से इस वक्त रिलेशनशिप है, जिस तरह जयशंकर साहब फौरन भाग के रशिया चले जाते हैं और जाके मैसेज देते हैं कि इफ यू हैव ऑप्शन ऑफ पाकिस्तान, वी हैव ऑप्शन ऑफ रशिया, तो फिर आपको काले आना शुरू हो जाएंगे। तो ये दिस इज व्हाट इट इज, अदरवाइज कोई नहीं। वरना इस वक्त चिमा साहब, दोनों चीजें, जो बाइडन, टोनी बिल्किन की कॉल की अहमियत नन, जीरो। क्यों? दोनों के पास अपने कंट्री के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है। कुछ गिने चुने दिन इनके रह चुके हैं, गिने चुने दिन इनके रह चुके हैं। कौम बेजार है, कंट्री डिवाइडेड है। आधा कंट्री इस वक्त कांगो बन चुका है, पुलिस नजर नहीं आती। इस वक्त 1,87,000 इलीगल बंदों ने न्यूयॉर्क को घेरा डाल रखा है। चीमा साहब, मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है कि कंट्रीज अपने शहरियों को ट्रैवल एडवाइजरी दे रहा है कि अमेरिका ना जाए आप, और अगर जाए तो न्यूयॉर्क ना जाए। ट्रैवल एडवाइजरी टू देयर सिटीजन्स। लोग मुसलसल अपने सिटीजनशिप छोड़ के अमेरिका की, अमेरिकन दे आर रनिंग अवे फ्रॉम द कंट्री। अमेरिकन ड्रीम आप गूगल करके देखें कि लीविंग अमेरिकन ड्रीम, तो इस वक्त अमेरिकन भाग रहे हैं, टैक्सेस से बच रहे हैं। टैक्सेस की रेट इन्होंने हाई कर दिया। मैं एक बात की मुझे समझ नहीं आई, अगले दिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, न्यूयॉर्क के अंदर आज से 10 साल पहले एक मॉल बनी है $1 बिलियन की, उन्होंने पिछले महीने ताले लगा दिए। मैंने उस पर ट्वीट भी किया था। इस वक्त यहां पे डेमोक्रेट पार्टी कहती है कि वी विल टैक्स यू टू डेथ, हम टैक्स बढ़ा देंगे। किस पे टैक्स बढ़ाए? जब बिजनेस ही नहीं रहेगा तो टैक्स कौन देगा आपका? किसके पैसे पे टैक्स लगाएंगे? लोग तो बाहर पैसे, पहले भी रिवाज ये है कि अमेरिकन जो जितने सक्सेसफुल है ऑफशोर कंपनीज में पैसे रखते हैं। तो जब माल बंद हो जाएंगे, कारोबार खत्म हो जाएगा, किसको टैक्स दोगे? किसके टैक्स से सारा कुछ लेके ये सोशल चीज। कल आपको मैंने एक और ट्वीट बल्कि किया था, हर जो इस वक्त प्रिजनर जेल छोड़ता है उसको $2,600 महीने के पैसे देने शुरू कर दिए, स्कॉलरशिप, ये क्राइम ना करेगी। लोगों को रिश्वत देकर कहते हैं यार, ये अगर इनको पैसे दो, ये क्राइम ना करें। हाउ लॉन्ग यू कैन हैव दीज पॉलिसीज? ये पार्टी कितना अरसा चलेगी? आजकल आपको पता है अमेरिका कुछ भी नहीं कर रहा सिवाय डॉलर प्रिंट करने के। दूसरा सबसे बड़ा खतरा आ रहा है चीमा साहब, ब्रिक्स बार बार कह रहा है कि वी विल मेक आवर ओन करेंसी। जिस दिन ब्रिक्स ने वो स्टेप ले लिया, मैं इन अमेरिकन को मुसलसल वार्न करता हूं कि तुम्हारे बच्चे बीजिंग में जाके डोर डैश करेंगे। खुदारा बचो इस टाइम से, बचो इस टाइम से। लेकिन दे आर डिटरमाइंड टू डू इट। मैथ इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है। इस वक्त मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी रन बाय इंडियंस, हम भारतीय लोग हैं। दे आर यूजिंग देयर ब्रेन टू रन। लोकल तो चरस पी रहे हैं, गांजा गांजा दमादम मस्त करते हैं।
ओबामा ड्रीम ये था, वो कहता था यार 400 साल बड़ी मेहनत की है, सब पार्टी टाइम, सब पार्टी टाइम। अब तो कौन पार्टी कर रही मुसलसल, पता नहीं अब कितना अरसा करेगी पार्टी। हम्म, बिल्कुल सही कह रहे हैं ताड़ साहब। ये सिचुएशन तो है हमारे सामने कि पार्टी टाइम चल रहा है और 3-4 गुना तनख्वाहें जो बोनस दे के चले गए हैं वज़ीर आज़म साहब ईद पे, वो भी बड़ा डिस्कस किया जा रहा है पाकिस्तान के मीडिया के अंदर कि वज़ीर आज़म एक गरीब मुल्क के जो है उसको क्यों इतना बोनस दे के गए हैं, क्या ज़रूरत थी, इन्होंने हमारे लोगों ने किया क्या है। ताड़ साहब ये बात भी अपनी जगह मौजूद है। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो भी चली गई हैं अपने चाचू के साथ उम्रे पे। और वालिद साहब ने भी जाना था, हाँ ताड़ जी, साहब एक और बात है, वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो कमर्शियल जहाज पे गए हैं, वो स्पेशल जहाज पे नहीं गए। तो सब इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि उन्होंने एक आम जहाज लिया है, उसकी एक टिकट ली है और चले गए हैं, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए? मेरे ख्याल में ये डिपेंड करता है ना, हो सकता है पूरा जहाज ही उन्होंने अगर ले लिया और सारी टिकटें छोटे जहाज में बंदे, क्योंकि लोग सुना है इतने लेकर गए, छोटे जहाज में तो आने ही नहीं थे वो अगर 300 बंदों का डेलीगेशन लेकर गए हैं रिश्तेदारों का, जिस तरह पहले दस्तूर है पाकिस्तान का कि 300 बंदा लेके जाना, कहना आओ जी सरकारी जहाज जा रहा है उमरा कार होना, पता नहीं उमरा। चीमा साहब मैं आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, पाकिस्तान जैसे बैंकरप्ट कंट्री के पैसे के ऊपर उमरा कबूल हो सकता है आपका? हम्म। मैं जाती तौर पर यहाँ अमेरिका से मैं कोई इतना आई एम नॉट दैट प्रैक्टिसिंग, या प्रैक्टिसिंग क्या, मैं आई एम नॉट दैट नॉलेजेबल नहीं हूँ इस्लाम के बारे में। मैं जब यहाँ से उमरा करने जाता हूँ कोशिश करता हूँ क्रेडिट कार्ड भी यूज ना करूं, कैश पे टिकट लूं। तो सरकारी आपका सरकारी, ये सरकारी तो है ही नहीं है ना पाकिस्तान, सरकारी आप पाकिस्तान की तो इनकम कोई नहीं है, आईएमएफ के पैसे से चल रहा है वो। उस पैसे से लोगों का इस तरह जो कौम है, इनके पैसों से उमरा करना आपका क्या ख्याल है? जायज? मेरे ख्याल में तो गुनाह है ये। कबूलियत तो बहुत दूर की बात है, कबूलियत तो बहुत दूर की बात है। इसकी तो कुछ सजा होनी चाहिए मेरे ख्याल में, होगी, लाजमी लाजमी होगी। खुद इंसान तो नहीं दे सकता, खुदा तो देता होगा। ताड़ साहब वन लास्ट कमेंट आपसे लेना है और वो ये है कि अमेरिका इस हाई अलर्ट पे है इस वक्त, क्योंकि ईरान ने जो है वो थ्रेटन किया है, क्योंकि उनका सीरिया में उन्होंने इनके जनरल मारे हैं इसराइल ने। तो ये इसको कैसे देखते हैं कि ईरानियन जो हैं वो कहते हैं हम टारगेट करेंगे इसराइली और अमेरिकन एसेट्स को इस खित्ते के अंदर। सो इस वजह से अमेरिकन आर ऑन हाई अलर्ट। चीमा साहब दो चीजें मैंने कल परसों पढ़ी हैं, दो, एक तो नेटो के 75 ईयर्स जो है वो तो उसके, आपने वो आर्टिकल भी भेजा था, फॉरेन पॉलिसी का आपने शेयर किया चीमा साहब उसमें मैंने देखा कि नेटो इज अ फेल ऑर्गेनाइजेशन, हैज बिकम अ फेल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशंस, नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब उसमें चलते हैं नेटो में क्या है। नेटो अफगानिस्तान सबसे बड़ा मेडल है उनका, फेल्योर ऑफ अफगानिस्तान में नेटो थी सारी, नॉट ओनली अमेरिका। अब दूसरा उसकी, अब जो इसी हवाले से मैं बात बल्कि करना चाहूंगा कि टोनी बिल्किन साहब ने जाते जाते एक और भी शरारत कर रहे हैं। अगले दिन जाके उन्होंने यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर के सामने साथ खड़े होकर स्टेटमेंट दे दी है कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप दी जाए, और उसके आर्टिकल 5 जो है उसका बड़ा डेंजरस आर्टिकल है, उसमें रशिया किस तरह बिहेव करेगा। चीमा साहब इस वक्त जो दो कंट्रीज मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका किसी तरीके से जंग के अंदर आए, फंसे अमेरिका। तो दो कंट्री कौन है? एक यूक्रेन है, दूसरा इसराइल है। मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकन फंसे और इसमें ये ब्लीड करें मजीद। और मेरे ख्याल में और ये करंट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं कर पा रही, बिल्कुल ही फेल है ये। बाइडन तो खैर नहीं है, बाइडन तो कंट्री चला ही नहीं रहे, ओबामा साहब चला रहे हैं। लेकिन ओबामा साहब किस तरह चला रहे हैं, इनको पुतिन ने और प्रेसिडेंट शी ने बड़े अरसे से इनको स्टडी कर लिया था। ही इज वेरी प्रेडिक्टेबल पर्सन, ही इज वेरी प्रेडिक्टेबल। हम अक्सर जो यहाँ पे जो अमेरिका के कंजर्वेटिव है, हम ये कहते हैं कि अपोलोजेटिक गवर्नमेंट थी, जिधर जाते थे अपनी तकरीर अपोलॉजी से शुरू करते थे। ही इज नॉट बॉर्न लीडर टू बिगिन विद, स्पेशली ऑफ सुपर पावर। अगर वो अपने आप को कीनिया का लीडर समझते हो तो मैं उस पर एग्री कर लूंगा, लेकिन ही डजंट हैव एनी एबिलिटी टू रन द सुपर पावर लाइक अमेरिका। अब उसमें ईरान जितना ईरान ने तरक्की ओबामा दौर में की है, जितना उनका इन्फ्लुएंस इस वक्त इराक और सीरिया के अंदर है, वो सारा का सारा ओबामा साहब ने उनको बना के दिया है, सारा कुछ। फिर कैश दी है जो उनकी मर्जी की थी, कंटेनर्स में दी उन्होंने, उनको ताकतवर। ये तो मैं समझता हूं कि ठीक है, ईरान को स्ट्रांग करते रहे हैं सऊदी अरेबिया को डराने के लिए, हथियार बेचने के लिए, ठीक है। लेकिन अब ये जो हो रहा है हालात, इसमें खुद अब अमेरिका क्या करेगा?
अमेरिका इस वक्त मुसलसल असला भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है, उनकी मिन्नतें भी कर रहा है कि जल्दी निकलो वहां से, इनको जितने मारने हैं मार लो, निकल आओ वहां से वापस। वो नहीं निकल रहे। कल मैं बल्कि इस पे मजीद एक आपको बात बताऊंगा। कल परसों मीटिंग यहाँ पे CNN पे खबर आई थी, इजराइल के मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग आए थे यहाँ पे। इनको उन्होंने प्लान दिया कि हम सारे लोग रफा से जितने फलस्तीनी हैं उनको निकाल के ले जाएंगे कहीं और यहाँ पे हम कब्जा कर लेंगे मुसलसल रफा के ऊपर। तो इन्होंने को टोनी बिल्कन या जैक सुल्वन ने को आगे से बात किया, ही येल्ड ऑन देम, ऊंची आवाज से उसने येल किया है। ये इनकी पोजीशन। तो चीमा साहब दर हकीकत ईरान जो है वो रिटेलिएट करेंगे। मैं यहाँ आपको ये जरूर याद कराना चाहूंगा कि सुलेमानी, जनरल सुलेमानी की डेथ के ऊपर भी, मर्डर के ऊपर भी उन्होंने रिटेलिएट किया था। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उन्होंने वार्न कर रखा है अमेरिका को कि टू बी केयरफुल। और एक मैं बात आपको, उनके ड्रोन टेक्नोलॉजी इज वेरी सुपीरियर। वो जो उनका ड्रोन शाहिद है, बल्कि इस वक्त वो रशिया को सप्लाई कर रहे हैं और उसने यूक्रेन को तंग कर रखा है उस ड्रोन ने। अभी भी जो वो ड्रोन सुना है, ड्रोन से अटैक कर रहे हैं, अटैक किया है, बल्कि उन्होंने, खबरें इस वक्त आ नहीं रही हैं, लेकिन ईरान इज रिटेलिएटिंग, दे आर कंटिन्यूसली फायरिंग ऑन इजराइल। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। यहाँ अमेरिकन मीडिया बिल्कुल उसको डाउन प्ले नहीं कर रहा, बल्कि उसकी खबर ही नहीं निकाल रहा इस चीज को। और यही इनकी कामयाबी का सीक्रेट भी यही है कि CNN और यहाँ पे जो जर्नलिज्म खत्म हो चुका है चीमा साहब, इट्स अ मीडिया एंटरप्राइज। उनका अपना इंटरेस्ट, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के इश्तिहार, गवर्नमेंट के साथ जो उनके रिलेशनशिप है, दिस इज हाउ दे आर मैनिपुलेटिंग इट। यही चीजें स्नोडन ने भी की थी एक्सपोज, तो ये सारा कुछ इनका गिर रहा था। ओबामा की उन्होंने बातें की थी, तो फिर ओबामा हैज बिकम अ किंग। वो तो एक इज अ किंग। 12 साल से एस्टेब्लिशमेंट को चला रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कंट्रोल करे जब बंदा 12 साल, ही बिकम्स अ किंग। वो तो इज अ किंग। तो उसमें चीमा साहब इस वक्त ईरान के साथ देखें, सबसे पहले तो उनकी ज्यादती ईरानी एम्बेसी है, आपने उसके ऊपर अटैक क्यों किया? है उसको ज्यादती की उन्होंने। अब देखे ना, जिस तरह नाथ साहब हमारे कह रहे हैं, वो भी घुस के मार रहे हैं। तो घुस के मारने से पर छींटे तो आते हैं अगला। जब आप किसी को चोक कर लें इतना, तो अल्टीमेटली उसका रिटेलिएशन तो होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने जनरल सुलेमानी के बारे में पढ़ा था, ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी प्रैक्टिस है, और वो सारी की सारी सुलेमानी ने बनाई थी प्रैक्टिस। इस वक्त सीरिया के अंदर तो 1 लाख से ज्यादा उनकी अपनी स्ट्रेंथ है सीरिया के अंदर ईरानियों की। इराक के अंदर भी यही हालत है। आपके जो 2500 ये बच्चे लौंडे लपाड़े बैठे हैं अमेरिकन, जो यूनिफॉर्म के अंदर, उन्होंने बड़ी देर का कहा होगा चुप हुए बच्चे ला जाओ आपने, तो कह दिया अमेरिकनों को बड़ी दफा कहोगे निकलो यहां से, इराक से। क्योंकि जितनी इस वक्त अराकी रजीम है वहां पे सारी शिया है, सारे पॉलिटिकल असाइली थे ईरान के अंदर, वो सारे आके इस वक्त गवर्नमेंट उनके पास है। और दूसरा जो उनके अभी तो ये शुक्र करें लबनानी वो नहीं उसमें अंदर आ रहे, हिजबुल्लाह वाले। ये तो चीजें, हिजबुल्लाह भी आपको पता है ईरानी प्रॉक्सी। अभी तक तो इनको सिर्फ होती नहीं संभाल सके, ट्रू, अभी ट्रू। तक तो होती नहीं इनके कंट्रोल में आ सके। और मैं तो डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, जी 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 जी, मैं एक बात छोटी सी करूं कि इरानियन प्रॉक्सीज जो हैं, ये ऐसी प्रॉक्सीज हैं विच हैव नेवर टारगेटेड ईरान बैक। पाकिस्तान ने तो प्रॉक्सीज बनाई हैं ते ਅਸੀਂ ਤੇ 20 साल हो गए ਛਿਲ ਛੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੜ ਮਾਰ चले हैं। ईरानी जो प्रॉक्सीज हैं, दे डोंट हिट बैक ईरान एवर। ये उनकी माने, वो देखें सारे प्रॉक्सीज बनाते हैं, इसमें नहीं आना चाहिए। सब ममालिक, अमेरिकन भी बनाते हैं, सब ने बनाई है, रशिया ने बनाई, टोटली हमने भी बनाई है, साड़ी तो जान नहीं भी छोड़ दी। टीटीपी आपकी हर दूसरी जैशे फलानी या जैश सारियां ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੇ। ਉਹ टीटीपी ਤੇ ਆਈ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੇ ਸੀ ਚਾਹ ਪੀਣ चले गए काबल, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ तो आप तो कैबिनेट बनाने गए थे वहां पे। हाँ जी, तो वहां पे सिर्फ 2 लोग आपके कैबिनेट में गए थे, हकानी, लेकिन वो भी अब आपसे सलाम लेके नहीं राजी। बल्कि चीमा साहब, मैं सबसे बड़ी ज्यादती आपके साथ उन्होंने की अगले दिन, उन्होंने तालिबान ने परसों बयान दिया कि टीटीपी से खुद आप बात करें। तालिबान ने कहा टीटीपी से खुद आप बात कर लें, हम उनको हम नहीं उनसे बात करेंगे। लेकिन चीमा साहब ज्यादती है, क्योंकि इसमें फिर आपकी कमजोरियां हैं, उनकी कमजोरियां नहीं। ट्रू, बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बड़ा मजा आया वंस अगेन। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।